नमस्कार, मैं कमल कौशिक। खबर की तह तक में आपका बहुत स्वागत है। हर खबर की तह तक पहुंचना जरूरी हो जाता है। हर खबर के मायने समझना भी जरूरी है कि आखिरकार खबर क्या कहती है। इसलिए हमारे ब्यूरो और हमारे संवाददाता ग्राउंड से आपको हर जानकारी देते हैं, आप तक हर जानकारी पहुंचाते हैं। तो आज खबर की तह तक में सबसे पहले हम उत्तराखंड की बात करने जा रहे हैं। मिशन 2024 कितना महत्वपूर्ण है सभी पार्टियों के लिए यह बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चुनौतियां सभी के सामने है। बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हो, सबके सामने कोई ना कोई चैलेंज तो है। अब इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद आगे कैसे बढ़ना है, कैसे मिशन 2024 को अचीव करना है, कैसे 2024 में फिर से बीजेपी को सत्ता में आना है या कांग्रेस को सत्ता हासिल करनी है या गठबंधन काम करेगा या एनडीए की ही जीत होने वाली है, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तो आने वाला वक्त देगा। लेकिन मौजूदा समय में देश में या उत्तराखंड में हो क्या रहा है उसकी चर्चा भी जोरों पर है, क्योंकि यही रणनीति है, यही तैयारी है और यहीं से पॉलिसी नीति भी बनेगी आने वाले वक्त के लिए। तो चलिए शुरुआत उत्तराखंड से करते हैं। उत्तराखंड में मिशन 2024 की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं उत्तराखंड। जी हां, दौरा प्रस्तावित है, कंफर्मेशन की जरूरत है बस। अक्टूबर में उत्तराखंड का दौरा उनका प्रस्तावित है। पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री का 2 दिन का दौरा रह सकता है। दौरे को लेकर तैयारियों में बीजेपी के नेता जुटे हुए हैं। अभी दबे पांव बात हो रही है पीएम मोदी के दौरे को लेकर। बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको याद होगा, हर बार जब भी उत्तराखंड आए हैं प्रधानमंत्री तो कहते हैं मेरा अलग जुड़ाव है, एक खास लगाव है उत्तराखंड से प्रधानमंत्री का। पीएम कार्यालय से दौरे की तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड के लिए आमंत्रित किया था। अब बस पीएमओ का इंतजार है कंफर्मेशन का। डेट फाइनल होती है उसके बाद मालूम हो जाएगा कि प्रधानमंत्री कब आ रहे हैं उत्तराखंड। हालांकि अभी 10 अक्टूबर के आसपास कोई तारीख सामने आई है कि उस दौरान प्रस्तावित दौरे के मुताबिक प्रधानमंत्री आएंगे उत्तराखंड। कुछ जानकारी आपके सामने रखना चाहते हैं हम। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और आम चुनाव में यहां लोकसभा की सीटों पर फिर से कब्जा जमाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से होगी। इसके अलावा आईटीबीपी चौकी का निरीक्षण करने का भी उनका कार्यक्रम होगा अगर ये दौरा फाइनल हो जाता है तो। सीमांत गांव जो कि प्रथम गांव अब कहलाता है चीन से इस तरफ भारत की तरफ, तो वो प्रथम गांव में भी जाकर लोगों से मुलाकात कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये फाइनल दौरा होता है तो। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ने जा रहे हैं राव शफात अली। हिमाचल प्रदेश से एक खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर। हमारे संवाददाता हरसिमरत पॉल पंजाब की एक खबर को लेकर आपके सामने हाजिर होंगी और खबर की तह तक पहुंचेंगी। तो शुरुआत हम उत्तराखंड से कर रहे हैं, तो सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली के पास। राव शफात अली, मिशन 2024 इसको ध्यान में रखते हुए हर दौरे को चुनावी दौरा समझा जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि उनका लगाव सीधा सीधा उत्तराखंड से है। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी बहुत उत्साहित होंगे, बीजेपी के नेता भी उत्साहित होंगे अगर प्रधानमंत्री अक्टूबर महीने में आते हैं उत्तराखंड। क्या कुछ जानकारी है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर? खबर की तह तक पहुंचकर लोगों तक जानकारी पहुंचाइए। राव शफात अली, ओवर टू यू। जी कमल, देखिए उत्साह है काफी भाजपा पार्टी में भी और सरकार में भी, और ये एक प्रस्तावित दौरा है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय से तिथि की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन संभावित जो अक्टूबर का माह होगा उसके दूसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में पहुंच सकते हैं। धारचूला क्षेत्र है, पिथौरागढ़ है, ये क्षेत्र है और उसके साथ ही जो जोलांगकांग के पास यानी सीमांत क्षेत्र माना जाता है चाइना बॉर्डर के आसपास का, तो यहाँ के लोगों से वार्ता कर सकते हैं और आईटीबीपी चौकी का निरीक्षण भी कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। हालांकि जो संभावित सूत्रों के हवाले से खबर है उसमें जिस तरह की तैयारी भाजपा खेमे की ओर से दिख रही है, तो उसमें 11 और 12 अक्टूबर का दिन हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि तिथि में बदलाव हो। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो तैयारी भाजपा खेमे में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को बेहद खास बनाया जाए। और प्रधानमंत्री का बहुत लगाव देखिए कमल उत्तराखंड से रहा है। अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में आते रहे हैं। एक वक्त था जब प्रधानमंत्री नहीं थे वो और गुजरात के सीएम भी नहीं थे, तो उस वक्त भी वो ध्यान करने के लिए बाबा केदार धाम में आते थे, बाबा बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आते थे। तो ये पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री का जो खास लगाव है वो बहुत लगाव है उत्तराखंड से। लेकिन इस दौरे को अगर खबर की गहराई तक जाए, तह तक जाए, तो इसको चुनावी दौरे के हिसाब से भी देखा जा सकता है। देखिए अब जितने भी बड़े नेताओं का अलग अलग राज्यों में जाना आना होगा वो चुनावी दौरों से के सिलसिले से ही रहेगा, क्योंकि अब 2024 में बहुत ज्यादा वक्त तो है नहीं।
जैसा मैंने जिक्र किया कि अभी देखिए आईटीबीपी चौकी का निरीक्षण वो कर सकते हैं, एक दिन जो नारायण आश्रम है वहां पर भी विश्राम कर सकते हैं, उसको भी प्रसिद्धि मिल सकती है। जो नारायण आश्रम है जहां जहां प्रधानमंत्री रुकते हैं जाते हैं वो प्रसिद्ध हो जाती है जगह। और दूसरा, बाबा केदार धाम और बद्रीनाथ धाम के दर्शन प्रधानमंत्री कर सकते हैं। लेकिन इससे अलग अगर राजनीति के तौर पर इसको देखें तो प्रधानमंत्री का ये दौरा चुनावी माहौल के हिसाब से बेहद मुफीद रहने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है कमल कि यहाँ से जो मैसेज जाता है जी। वो पूरा देश सुनता है, पूरा देश देखता है। तो ये तमाम तैयारियां हैं, लेकिन अभी सिर्फ ये खबर है, और क्योंकि बीजेपी के नेता अभी इस पर स्पष्ट करने को तैयार नहीं है, लेकिन जो उनकी तैयारी लगती है धारचूला के क्षेत्र में, पिथौरागढ़ के क्षेत्र में या फिर देहरादून के क्षेत्र में, तो ये तैयारी लगती है कि प्रधानमंत्री के आने का जो कार्यक्रम है वो लगभग तय हो चुका है, लेकिन तिथि अभी तय नहीं हुई है। और दूसरी जो खास बात रहने वाली है, देखिए कमल, क्योंकि उत्तराखंड में एक इन्वेस्टर समिट होना है, वो भी दिसंबर माह में होना है, तो हो सकता है कि जो इन्वेस्टर समिट है और प्रधानमंत्री का जो दौरा है पिथौरागढ़ का, सीमांत क्षेत्र का, जिसको प्रथम गांव कहा जाता है, पहले उसको अंतिम गांव कहा जाता था, तो ये दोनों आसपास हो सकते हैं। हो सकता है कि इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री आए और यहाँ कुछ वक्त देकर के वो सीधा पिथौरागढ़ या धारचूला या सीमांत जो क्षेत्र है आईटीबीपी का, जहाँ निरीक्षण करना है उनको, चौकी का, वहां वो निकल जाए। तो ये दोनों आसपास यानी दिसंबर माह में भी है। और अहम ये है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब दिल्ली जाते रहे हैं, 3-4 उनके दौरे रहे हैं, तो हमेशा वो प्रधानमंत्री को आमंत्रित करते रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर समिट को लेकर के राज्य सरकार की बहुत बड़ी तैयारी है, 2.5 लाख करोड़ का निवेश की तैयारी है, तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री का यहाँ आना एक तय की तरह है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी उनको आमंत्रित कर चुके हैं। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो तैयारियां बताती हैं कि प्रधानमंत्री का दिसंबर माह में दौरा प्रस्तावित हो और वो आ सकते हैं। जी, ये काफी महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है अगर प्रधानमंत्री वाकई में उत्तराखंड आएंगे तो। राष्ट्रपति अली जुड़े हमारे साथ। इस समय आपकी स्क्रीन पर हमारे वो संवाददाता और वो टीम है जो खबर की तह तक पहुंची है। एक बार एक एक करके मैं परिचय करवा देता हूं हमारी टीम का। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ, हमारे स्टेट हेड जुड़ चुके हैं, आप देख सकते हैं। हरसिमरत पॉल हमारे साथ पंजाब से हर खबर आपके सामने लेकर हाजिर होती हैं, वो भी जुड़ चुकी हैं। एक खबर भी आज, उस पर भी हम खबर की तह तक पहुंचेंगे, वो लेकर आएंगे हरसिमरत पॉल। इसके अलावा ब्यूरो चीफ राष्ट्रपति से अभी हमने बातचीत की, उनको आप देख सकते हैं। और साथ ही प्रदीप ठाकुर शिमला से हर जानकारी हिमाचल की लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। अब वक्त है हरियाणा की कुछ खबरों का रुख करने का, तो चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा की खबरों के साथ भी। नूंह में हुई हिंसा का जो मामला है वो सुर्खियों में रहा, देश में चर्चा का विषय बना रहा। दूसरी बार भी एसआईटी ने जब पूछताछ के लिए बुलाया विधायक मामन खान को, तो मामन खान हाजिर नहीं हुए। फिरोजपुर झिरका नगीना थाने में एसआईटी के सामने पेश होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 21 अगस्त को बीमारी का हवाला दिया था मामन खान ने, लेकिन उस दौरान भी ये लग रहा था कि शायद पेश हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो हाजिर नहीं हुए एसआईटी के सामने। और फिरोजपुर झिरका नगीना थाने में एसआईटी इंतजार करती रही, लेकिन ऐसा फिर से हुआ कि मामन खान नहीं पहुंच पाए। हमारे साथ जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड जुड़े हुए, क्योंकि आप भी जानना चाहते होंगे कि असल कारण क्या है, क्यों मामन खान एसआईटी के सामने नहीं आ पा रहे हैं। जितेंद्र, खबर की तह तक पहुंचिए, क्या कारण है, क्या चर्चाएं चल रही हैं, क्या कहा जा रहा है? और जो मामन खान के विरोधी है वो तो यही कह रहे हैं कि बच रहे हैं जांच से, और क्यों बच रहे हैं, खबर की तह तक पहुंचकर आप खुद बताइए। देखिए, बिल्कुल ये पूरा मामला 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई नूंह हिंसा से जुड़ा हुआ मामला है। इससे पहले मामन खान का एक वीडियो जो है वो वायरल भी हुआ था, जो कि विधानसभा का वीडियो था। हालांकि पहले ये माना जा रहा था कि विधानसभा की कार्यवाही से वो डिलीट हो गया है, लेकिन वो वीडियो भी अभी मौजूद है। इस बात की जानकारी भी हाल ही के जो विधानसभा का जो सेशन था उसके बाद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से दी गई थी। इसी के साथ साथ एक सोशल मीडिया पोस्ट भी मामन खान की तरफ से की गई थी। ये हम वो तमाम बातें बता रहे हैं जिसको लेकर के एसआईटी को भी ये संदेह है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान से पूछताछ होनी चाहिए। एक पहला वो वीडियो तथ्य बना, दूसरा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट उनकी तरफ से की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि विधानसभा में भी आवाज़ उठाई, आपके साथ आपके क्षेत्र के अंदर भी मैं इसी तरीके से साथ में खड़ा हूँ या फिर आवाज़ उठा रहा हूँ, इस तरीके की बात उन्होंने कही थी। और उसी वक्त जो है ब्रजमंडल यात्रा होनी थी। जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इसके बारे में भी जानकारी गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से विधानसभा के सेशन के दरमियान ही दी गई थी कि किस प्रकार से जो मामन खान है वो उन तमाम जगहों पर गए थे, उनकी जो लोकेशंस है वो उस प्रकार की मिली हैं। साथ ही साथ मामन खान की जो कॉल डिटेल्स हैं उनको भी खंगाला गया है। और 31 तारीख को यानी 31 जुलाई को जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था, उस दिन उनके कुछ फ़ोन कॉल्स ऐसे लोगों को हुए हैं जो इस पूरे घटनाक्रम के अंदर आरोपी हैं, उनको पुलिस की तरफ से गिरफ्तार भी किया गया है।
तो अब ऐसी स्थिति में मामन खान से पूछताछ होना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर वो क्यों इस प्रकार के लोगों के संपर्क में थे, चाहे वो फ़ोन पर थे या फिर ऐसे जगहों पर जाकर के वो संपर्क में आए थे। ये तमाम वो वजह थी जिसकी वजह से इस पूरे मामले में एसआईटी को ये ज़रूरत महसूस हुई कि मामन खान को जांच के अंदर शामिल किया जाए। जी 31 अगस्त के लिए सम्मन किया गया था, मामन खान को पहला सम्मन किया गया था, उसमें पूछताछ की जानी थी, लेकिन बीमारी की बात कहते हुए मामन खान की तरफ से इससे इनकार कर दिया गया जांच में शामिल होने से। इसके बाद 10 सितंबर का दूसरा सम्मन जो है वो किया गया था, जिसमें कोई भी तर्क शामिल ना होने को लेकर के जो जानकारी मिल पा रही है पुलिस के सूत्रों से, उनकी तरफ से नहीं दिया गया है और जांच में वो शामिल नहीं हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब पुलिस एक बार फिर सम्मन कर सकती है या पूछताछ को लेकर के क्या रास्ता अपनाती है, ये अब पुलिस प्रशासन को अपने स्तर पर तय करना है, एसआईटी को तय करना है। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि मामन खान की मुश्किलें लगातार इस पूरे घटनाक्रम के बाद बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। मामन खान से मीडिया भी लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है कि वे अपने इस मुद्दे पर कोई ना कोई बात जो है वो रखें, उनका इसको लेकर के क्या तर्क है वो लोगों के सामने, मीडिया के सामने रखें। लेकिन क्योंकि मामला जो है वो पुलिस के पास विचाराधीन है, तो ऐसी स्थिति में शायद मामन खान खुल करके मीडिया के समक्ष भी नहीं आ रहे हैं। अब ये देखना है कि कब तक जो पुलिस है वो इस पूरे मामले की तह तक जाती है और इसमें पूछताछ करके मामन खान की जो भूमिका है, जिसको लेकर के उन्हें पूछताछ में शामिल होने के लिए सम्मन किया गया है, उसके बारे में क्या कुछ तथ्य और निकाल करके ला पाती है, ये सब पूछताछ के बाद तय होगा। लेकिन आपको याद होगा कमल, गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से भी विधानसभा के दरमियान ये बात कही गई थी कि उनकी जो भूमिका है, उनकी जो लोकेशंस है, वो कई जगह इशारा करते हुए नजर आती हैं और शायद उसी शक को जो है स्पष्ट करने को लेकर के उनसे जो बातचीत है, जो पूछताछ है, वो होनी जरूरी है, जिसके बाद जो तमाम तथ्य है वो सामने निकल करके आ पाए। जी जितेंद्र, इस खबर पर जानकारी देने के लिए धन्यवाद। लेकिन जुड़े रहिए, एक और खबर अहम है आज की जो हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई है, उस खबर पर भी एक बार नजर डालते हैं। दिल्ली में आज हरियाणा कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ये बैठक करने वाले हैं। आज और कल दिल्ली में ये बैठक होगी। हालांकि चंडीगढ़ में होने जा रही थी ये बैठक, लेकिन उसके बाद फिर से बात सामने आई कि दिल्ली में बैठक होगी। दीपक बाबरिया को अब ये देखना है कि हरियाणा कांग्रेस का संगठन कैसे तैयार करना है, उनको भी एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। अब दीपक बाबरिया जो ऑब्जर्वर्स बनाए गए थे उनसे बातचीत करेंगे। ऑब्जर्वर्स ने अपनी रिपोर्ट तैयार की होगी। जिला अध्यक्षों की सूची के लिए अहम ये रिपोर्ट मानी जाएगी। हंगामा खूब देखा गया, यहाँ तक कि धक्का मुक्की हुई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, उन सब पर भी ध्यान दिया जाएगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि रिपोर्ट उनकी भी तलब हुई है जो गुटबाजी में शामिल थे, और उन सब की रिपोर्ट बनाकर उन पर भी कार्रवाई करने के मूड में आला कमान नजर आ रहा है। इसलिए वो रिपोर्ट भी बहुत अहम है। जो समन्वयक है उनसे रिपोर्ट मिलने के बाद 2 से 3 दिन में आला कमान को दीपक बाबरिया, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो रिपोर्ट सौंप देंगे। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, खबर की तह तक पहुंची और बताइए ये मीटिंग इतनी जरूरी क्यों हम माने? देखिए, ये पूरा मसला जुड़ा हुआ है कांग्रेस का संगठन बनाने को लेकर के। वो संगठन जो पिछले 9 साल में कई प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी बनने के बावजूद नहीं बन पाया और जिसके पीछे आपसी गुटबाजी एक बड़ा कारण रही। जी। साथ ही साथ अब एआईसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए थे, उनके साथ पीसीसी के जो ऑब्जर्वर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो लगाए गए थे और उनके साथ जिलों में जाकर के एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। हमने देखा कि किस प्रकार से रिपोर्ट तैयार करने के दरमियान आपस में कार्यकर्ताओं की जो नारेबाजी है, धक्का मुक्की है और या जो लात घुसे हैं वो चलते हुए नजर आए थे। इसकी भी रिपोर्ट जो है वो आलाकमान की तरफ से तलब की गई है, और क्योंकि ऐसे लोग जो अनुशासनहीनता पार्टी के अंदर कर रहे हैं उनके बारे में भी जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने संज्ञान लेने की बात कही है। इसकी जानकारी उनको होनी चाहिए। जी। दरअसल ये 1 सप्ताह का दौरा तय किया गया था, जिसमें जो एआईसीसी के जो समन्वयक थे और पीसीसी के जो कोऑर्डिनेटर थे उनको मिलकर के एक रिपोर्ट तैयार करनी थी 1 सप्ताह के अंदर प्रदेश में जिलाध्यक्ष बनाने को लेकर के। जी। ये रिपोर्ट अब तैयार हो चुकी है। आज और कल के लिए दिल्ली में एक बैठक जो है वो आयोजित की गई है, जिसमें इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी ली जाएगी और इस रिपोर्ट को भी लिया जाएगा। करीब 2 से 3 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट को क्लब करने के बाद केसी वेणुगोपाल को ये रिपोर्ट प्रभारी दीपक बाबरिया की तरफ से दे दी जाएगी, जिसके बाद जिला अध्यक्षों की सूची आएगी। हालांकि कांग्रेस का एक अधिवेशन जो है, राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो तेलंगाना के अंदर प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति में 16 और 17 तारीख को जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जी, तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक बार दोबारा से जो 10 से 15
सितंबर की जो डेडलाइन दी गई थी संगठन बनाने को लेकर के, उसमें कुछ डिले एक बार दोबारा देखने के लिए मिल सकता है। जी, तो खबर की तह तक पहुंचकर जितेंद्र चौधरी ने बताया है सबसे बड़ी बात कि संगठन बनाने को लेकर उत्साहित तो हैं हरियाणा कांग्रेस के नेता, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त और लग सकता है। ये नतीजा इस खबर से निकलकर सामने आया है। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के खबरों का रुख अब कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो त्रासदी आई वो सभी ने देखी, लेकिन उसके बाद चिंता यह है कि फिर से हिमाचल प्रदेश के उन इलाकों को विकास की पटरी पर कैसे दौड़ाया जाए जो काफी नुकसान झेल चुके हैं। ऐसे में हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, जो कि सांसद भी है, उन्होंने एक पत्र लिखा है। उस पत्र में सभी सांसदों से यह अपील की गई है कि वो ये कोशिश करें कि राज्य आपदा घोषित कैसे किया जाए और खुद केंद्र से ये गुजारिश की जाए। लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को पत्र लिखा गया है, अलग पत्र लिखा गया है। आपदा से नुकसान की भरपाई के लिए एकजुट होने को कहा गया है। पीएम से मिलकर आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह करें, ये पत्र में अपील की गई है। प्रतिभा सिंह ने पत्र में केंद्र से विशेष आर्थिक मदद देने का भी आग्रह करने की बात कही है। तो प्रतिभा सिंह ने जो पत्र लिखा, इस पर काफी चर्चा हो रही है हिमाचल की राजनीति में। प्रदीप ठाकुर खबर की तह तक पहुंचेंगे, हमें जानकारी देंगे। हमारे ब्यूरो हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं शिमला से। प्रदीप, ये खबर हिमाचल की राजनीति के लिए बहुत अहम है, और खासकर इसलिए भी अगर सभी सांसद एक साथ आते हैं और उन सांसद में अनुराग ठाकुर भी शामिल होंगे, उनको भी पत्र जरूर लिखा गया होगा, तो ये काफी चर्चा का विषय बनने वाला है ये पत्र। बिल्कुल, आपने सही कहा कमल। और पिछले कल ही ये पत्र लिखा गया है और सभी सांसदों को, जिसमें बीजेपी के सांसद है, 3 लोकसभा के सांसद है और 3 राज्यसभा के, तो इन 6 सांसदों को पत्र लिखा है व्यक्तिगत तौर पर प्रतिभा सिंह ने। और इसमें ये कहा गया है कि 18 सितंबर से तो संसद का विशेष सत्र शुरू होने वाला है। हम सबको मिलकर प्रधानमंत्री के पास जाना चाहिए, उनसे मिलने का समय मांगना चाहिए और हिमाचल प्रदेश में जो ये त्रासदी आई है इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए हम सभी को पहल करनी चाहिए। और पत्र में बाकायदा उन्होंने जिक्र किया है कि बेशक हमारे वैचारिक जो विचार हमारे हैं पार्टियों को अलग अलग हैं, लेकिन देश के हित में एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। और ये उन्होंने पत्र में इसका किया है। और जैसा आपने भी कहा कि अनुराग ठाकुर को भी पत्र लिखा गया है, और इसी तरह से जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, क्योंकि वो भी यहाँ से राज्यसभा के सांसद है, उनको भी पत्र लिखा गया है। तो तमाम जो सांसद है, लोकसभा के हैं, राज्यसभा के हैं, उनको पत्र लिखा गया है। और उसमें प्रतिभा सिंह ने पैरवी की है कि हम सभी को प्रदेश के प्रधानमंत्री के समक्ष रखना चाहिए, विशेष आर्थिक पैकेज प्रदेश को मांगना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो ये प्राकृतिक आपदा आई है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। चाहे वो जीवन की बात करें या संपत्ति की बात करें, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 10,000 करोड़ से ज्यादा का जो है वो प्रदेश सरकार बार बार कर रही है और आंकलन अभी चला हुआ है और पुनर्बहाली का काम होना है। और प्रदेश के जैसे आर्थिक स्थिति है, यहाँ के सीमित संसाधन है, उसका बेकायदा जिक्र किया है कि हमारे पास सीमित संसाधन है, उसमें पुनर्बहाली करना, पुनर्वास करना, राहत कार्य चलाना ये बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसे में केंद्र की मदद के बगैर नहीं हो सकता और प्रदेश सभी का है, तो अब सभी सांसदों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। देखना ये होगा कि जो ये पत्र लिखा गया है उसके बाद बीजेपी की तरफ से क्या इसमें रिएक्शन आता है और बीजेपी के सांसद कितना सीरियसली उस पत्र को लेते हैं। क्या प्रधानमंत्री के विशेष सत्र के दौरान प्रदीप, खबर की तह तक हम पहुंचे तो ऐसा लग रहा है मानो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता इस समय पूरी तरह से प्रेशर बनाना चाहते हैं केंद्र सरकार पर और बीजेपी पर, और खासकर हिमाचल बीजेपी के नेताओं पर, और ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है लोगों के बीच। देखिए, हम तो पीड़ित हैं, हिमाचल प्रदेश पीड़ित है, लेकिन केंद्र में सब कुछ हाथ में बीजेपी के है और हिमाचल बीजेपी के नेता भी कोशिश कर सकते हैं, अनुराग ठाकुर कर सकते हैं। अगर ऐसी कोशिश कामयाब होती है तो फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आर्थिक तौर पर हिमाचल प्रदेश के सामने। ये संदेश देने का प्रयास है। देखिए, यही संदेश देने का प्रयास है और जोर देकर हिमाचल में जो कांग्रेस पार्टी के नेता है इस बात को बार बार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए। और ये कि केंद्र हमें जितनी मदद की उम्मीद हमें थी वो हमें उम्मीद नहीं मिली, उस उम्मीद के अनुसार प्रदेश को जो राहत राशि मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। आपने देखा भी होगा, अभी है ठाकुर सुखविंदर सिंह जो हिमाचल के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी तंज कसा था सांसदों पर कि आप जो है मानसून सत्र में सदन में कुछ भी नहीं बोले हैं। और इसके बाद अब प्रतिभा सिंह हालांकि मंडी से सांसद है और उन्होंने भी बीजेपी के सांसदों को अपने साथ लेने की कोशिश की है और एक तरह से जनता के बीच में बात को ले जाने की कोशिश की है कि हम प्रयास करते हैं केंद्र से भी बजट लाने का, लेकिन केंद्र कितनी मदद करता है ये सबके सामने होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स तो हो ही रही है
राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं हो रही है, के साथ साथ बाकी जो आर्थिक पैकेज के लेकर केंद्र से SDRF के तहत फंड मिला है उसको लेकर भी पॉलिटिक्स हुई कि पैसा तो हिमाचल का हक बनता था। अंतरिम राहत के तौर पर जब JP नड्डा श्री मंत्रालय तो 200 करोड़ उस दिन होम मिनिस्ट्री ने ऐलान किया था। कहीं ना कहीं केवल उस 200 करोड़ को माना जा रहा है कि एक अंतिम राहत थी और बाकी 2000 करोड़ की लगातार मांग उठ सकती है। बिल्कुल, और 2024 में मुद्दा भी खूब छाया हुआ होगा, ये हम देखेंगे भी, और आने वाले वक्त में इस त्रासदी की चर्चा जरूर होगी राजनीतिक तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप ठाकुर, आपने जानकारी दी। बने रहिए हमारे साथ इस समय हरसिमरत कौर पंजाब से जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे खबर को लेकर। सबसे पहले उस खबर के बारे में विस्तार से आपको हम बताना चाहते हैं। पंजाब में आज 3 दिन का पर्यटन शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और आज से 13 सितंबर तक ये पर्यटन शिखर सम्मेलन होगा और इसको लेकर पंजाब की सरकार काफी उत्साहित है। सम्मेलन को लेकर खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी के लिए पुख्ता इंतजाम उन्होंने किए हैं। दुनिया के सामने पंजाबियों की बहादुरी देखी जाएगी। हमारे साथ हरसिमरत पॉल जुड़ चुकी है, उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं। हरसिमरत, ये जो पूरा कार्यक्रम है, पंजाब सरकार इसे कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है और कामयाबी मिलेगी, भगवंत मान का कॉन्फिडेंस ये बताता है। पर्यटन शिखर सम्मेलन के बारे में बताइए थोड़ा सा, खबर की तह तक पहुंचकर। जी बिल्कुल कमल, आपको बता दें कि पंजाब में 3 दिवसीय पर्यटन सम्मेलन की शुरुआत आज हुई है और ये एमिटी यूनिवर्सिटी से शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली पंजाब समिट जो है वो करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का खुद ये दावा था कि पिछली सरकारें जो है वो पंजाब में पर्यटन को अनदेखा करती रही है, तो उन्होंने कहा कि ये पीर पैगंबरों की धरती है, कवियों की धरती है, लेखकों की धरती है, इसलिए यहाँ पर ऐसा पर्यटन जो है वो होना चाहिए जहाँ पर लोग इन सभी चीज़ों को अनुभूत कर सके और इन सभी चीज़ों के साथ जुड़ाव महसूस कर सके। और इसलिए यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जो प्रोग्राम है वो 3 दिवसीय करवाया जा रहा है। 11 से 13 तारीख तक ये समिट चलने वाला है, जिसमें तकरीबन 600 देसी और विदेशी मेहमान जो है वो इसमें हिस्सा लेंगे। अलग अलग देश के कोनों से आएंगे जो कि पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, दिल में पंजाब के लिए भावना रखते हैं और प्यार करते हैं पंजाब को, तो ऐसे लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो ऐसे में यहाँ पर मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई भी काफ़ी हस्तियाँ, साथ ही साथ लेखक और कवि जगत से जुड़ी हुई हस्तियाँ भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि पंजाब में जो भौगोलिक स्थिति है वो टूरिज्म के हिसाब से और भी अच्छी है। यहाँ पर कई ऐसी ऐतिहासिक जगहें हैं जिन्हें लोग दूर दूर से देखना जो है चाहते हैं। जैसे कि आपको बताएं कि सरहिंद की जो जगह है वहाँ पर छोटे साहिबजादों की यादगार है जहाँ पर उन्हें चिनवाया गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अमृतसर जो है वैसे ही किसी से छुपा नहीं है कि वहाँ पर देश विदेश से लोग जो हैं घूमने के लिए आते हैं। श्री हरमंदिर साहिब है, इसके अलावा देवी तालाब है और भी वहाँ पर कई ऐसे हेरिटेज जगहें हैं। इसके अलावा पंजाब में कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे स्थान हैं जहां से लोग अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, इसलिए यहां पर पंजाब की धरती पर आते हैं। तो उनका कहना है, मुख्यमंत्री के द्वारा ये भी कहा गया है कि इंकलाबी सोच जो है पंजाब के, यहाँ के लोगों के जो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ इससे जो है देश विदेश के लोग और ज़्यादा कनेक्ट होंगे। और जैसे साथ लगते राज्यों में लोग आते हैं पर्यटन के लिए, खास तौर से आते हैं, वैसे ही लोग जो है वो पंजाब को भी पर्यटन के तौर पर देख पाएंगे। जी कमल। हरसिमरत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी इस खबर पर और खबर की तह तक पहुंचकर आपने दर्शकों तक बहुत विस्तार से अहम जानकारियां साझा की है। धन्यवाद आपका। जितेंद्र चौधरी, आपका भी धन्यवाद। प्रदीप ठाकुर, आपका भी शुक्रिया और साथ ही राष्ट्र फतली, आपका भी धन्यवाद। खबर की तह तक पहुंचकर हमारे जितने भी सहयोगी थे उन्होंने आपको डिटेल्स दी है। खबरें तक पर खबरों का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।